हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में शॉर्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है सुपर टेट के लिए लेवल 1, जिसमें हमारे सब्जेक्ट 30 नंबर का है बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। तो इसका फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पूरा चैप्टर इसमें कवर कराएंगे और उसके बाद दूसरा कल। ठीक है, तो चलिए पहला चैप्टर है बाल मनोविज्ञान व्यक्तित्व भिन्नता। चलिए स्टार्ट करते हैं। सही दिख रहा होगा आप लोगों को। पहला पॉइंट है प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होगी। ठीक है, तो ये पहली हमारी हेडिंग है। प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होगी, जैसे आप और हम। ठीक है, कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर है। तो संसार में कोई भी व्यक्ति होगा तो उसमें भिन्नता जरूर पाई जाएगी। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिसका माप किया जा सकता है। ये कथन किसने दिया था? स्किनर महोदय ने दिया था। अगला पॉइंट है शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, आवृत्तियों और व्यक्ति के लक्षणों में माप की जा सकने वाली भिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है। यह किसने दिया है? टायलर ने। ठीक है, अगला पॉइंट है कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। ये कथन जो है जेम्स ड्रेवर ने दिया है। अगला पॉइंट व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार बुद्धि स्तर पर आधारित भिन्नता, शारीरिक विकास में भिन्नता, उपलब्धि में भिन्नता, अभिवृत्ति में भिन्नता, व्यक्तित्व में भिन्नता, गत्यात्मक योग्यताओं के भिन्नता, लिंग भिन्नता, जाति या राष्ट्र संबंधी भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता, विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में पॉइंट है व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र। तो इसमें नंबर 1 आता है शारीरिक क्षेत्र। ठीक है, शारीरिक भिन्नता हो जाए, गत्यात्मक योग्यता और भिन्नता इसमें हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट मानसिक क्षेत्र। तो इसमें मानसिक क्षेत्र में आ जाएगी बुद्धि भिन्नता, उपलब्धि, अभिक्षमता और विशिष्ट योग्यता भिन्नता। ठीक है, अगला संवेगात्मक क्षेत्र। संवेगात्मक भिन्नता, रुचियों में भिन्नता, आवृत्तियों में भिन्नता। ठीक है, रुचियों में भिन्नता हो सकती है, जैसे हमें कुछ पसंद और है और आपको कुछ और पसंद है, तो इसलिए ये रुचि में, जैसे मुझको अच्छा लगता है पढ़ाना, ठीक है, और आपको अच्छा लगता है पढ़ना, तो ये जो है रुचि में भिन्नता है। अगला है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक एवं संस्कृति भिन्नता। ठीक है, आदर्शों, मूल्यों एवं नैतिक में भिन्नता, जातीय तथा राष्ट्रीय भिन्नता, आत्मधारणाओं में भिन्नता। ठीक है, अगली हेडिंग तो व्यक्तिक भिन्नताओं का शिक्षा में प्रभाव तथा महत्व। ठीक है, तो पहला नंबर है इसमें छात्रों का वर्गीकरण करने में, नंबर 2 व्यक्तिगत शिक्षण में, नंबर 3 शिक्षण विधि, नंबर 4 है बालकों की रुचि में, नंबर 5 है कक्षा के आकार में, नंबर 6 है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, नंबर 7 बालकों को गृह कार्य वितरण में, नंबर 8 बालकों के रुचियों का विकास करने में, नंबर 9 लिंग भेद के अनुसार शिक्षा के स्वरूप निर्धारण करने में। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख कारण हैं वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, प्रजाति व देश, आयु व बुद्धि आदि। ठीक है, ये व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख कारण हैं। वंशानुक्रम है और वातावरण है, जैसे हम बच्चे को जिस वातावरण में रखेंगे वो उसी वातावरण में बड़ा
यानी पाला पोसा जाएगा तो उसी वातावरण के अनुकूल उसमें जो बुद्धि आएगी यानी भिन्नता आएगी। ठीक है। और वंशानुक्रम आप समझते ही हैं कि माता पिता से जो लक्षण आते हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं। अगला व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रविधि है प्रोजेक्ट प्रणाली और डाल्टन प्रणाली। ठीक है। अगला पॉइंट प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं तो इसके जन्मदाता हैं किल्कपैट्रिक। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं मिस हेलन पार्कहर्स्ट। अगला है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं तो इसके हैं फ्रोबेल। अगला किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है तो ये खेल द्वारा दी जाती है। अगली हेडिंग हमारी है स्मृति। स्मृति में देखते हैं तो पहला पॉइंट है पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। ठीक है। कथन है ये वुडवर्थ का। पूर्व समय में जो सीखी हुई बातों को हम याद रख सकते हैं उसी को हम स्मृति कहते हैं। ठीक है। स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। मैकडूगल ने ये दिया है। ठीक है। अगला संवेदी स्मृति होती है 4 सेकंड तक। अल्पकालीन की स्मृति कितनी अवधि की होती है? ये 20 सेकंड तक होती है। ठीक है। अगला स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? तो ये है पहचानना। ठीक है। स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है वो पहचानना है। ठीक है। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग एबिंगहास ने किया था। ठीक है। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्मृति, अव्यक्तिगत स्मृति, तत्कालिक स्मृति, स्थायी स्मृति, सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, रटंत स्मृति, तार्किक स्मृति, सच्ची अथवा शुद्ध स्मृति, आदर्श स्मृति, मनोवैज्ञानिक स्मृति, शारीरिक स्मृति, इंद्रिय अनुभव स्मृति। ये सभी क्या है? स्मृति के प्रकार हैं। स्मृति के आधार अथवा अंग हैं तो स्मृति के 4 अंग हैं। नंबर 1 सीखना, नंबर 2 धारण करना, नंबर 3 पुनः स्मरण करना, नंबर 4 है पहचान करना। ठीक है। चलो अगले पे बढ़ते हैं। तो अगला है स्मृति का अंग नहीं है तो स्मृति का अंग नहीं है चिंतन। ठीक है। अच्छी स्मृति विशेषता है शीघ्र अधिगम, शीघ्र स्मरण, शीघ्र पहचानना, अनावश्यक बातों की विस्मृति। अगला वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। ठीक है। वो थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट है तो क्रमबद्ध रूप से। अगला है पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करती है तो भय, चिंता, परेशानी। सीखी हुई कोई भी क्रिया मस्तिष्क में जब अंकित हो जाती है तो उसे कहते हैं स्मृति चिन्ह। ठीक है। अगला अच्छी स्मृति की सबसे प्रमुख विशेषता है शीघ्र याद होना। ठीक है। अगला पॉइंट विस्मृति। तो विस्मृति भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। ठीक है। अगला विस्मृति 2 प्रकार की होती है सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। ठीक है। तो जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करे, उसे भुला देता है तो उसे हम सक्रिय विस्मृति कहते हैं। सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना ही विस्मृति कहलाती है। ठीक है। अगला विस्मृति के कारण तो मानसिक द्वंद, ठीक है, अनाभ्यास का और सिद्धांत, मानसिक आघात और दमन सिद्धांत। ठीक है। एक सेकेंड। तो अगला पॉइंट है जब व्यक्ति प्रयास न करने पर भी किसी बात को स्वयं भूल जाता है तो उसे निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। विस्मृति के कारण जान लेते हैं तो बाधा, दमन, अभ्यास, समय का प्रभाव, रुचि, ध्यान या इच्छा का अभाव, विषय का स्वरूप, विषय की मात्रा, सीखने में कमी, सीखने की दोषपूर्ण विधि, मानसिक आघात, मानसिक द्वंद्व, मानसिक रोग और मादक वस्तुओं का प्रयोग, स्मरण न करने की इच्छा के कारण ये है। ठीक है। विस्मृति के कारण। अगला है परीक्षा दृष्टि से कौन से प्रश्न उपयोगी बन सकते हैं
वो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, विस्मृति कम करने के लिए क्या उपाय है? यानी विस्मृति को हम कैसे कम कर सकते हैं और उसके क्या उपाय हैं? तो देखिए, पाठ की पुनरावृत्ति विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। गेलार्ड 1963 ने विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा माना है। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारणा यानी रिएक्शन को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला। ठीक है, तो देखिए, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? तो इसका आंसर, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। विस्मृति का तात्पर्य भूलना होता है, जिससे कोई तथ्य याद नहीं हो पाता है। इस दोष को विस्मृति कहते हैं। आगे बात होगी आपको समझ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्मरण करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो आंसर है, मिश्रित विधि एवं विचार संचार विधि दोनों स्मरण करने की मुख्य विधियां हैं। अगला प्रश्न है, कौन कौन सा कारक स्मृति से संबंधित है? पहचान, धारण तथा पुनः स्मरण का सीधा संबंध स्मृति से है। देखिए, इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि आप कहीं भी जाते हैं तो आराम से इस वीडियो को आप लगा लीजिए और कान में हेडफोन लगा लीजिए। आप सुनते हुए आप रिवीजन एक तरीके से करते हुए आप चले जाएंगे, क्योंकि बुक तो आप पढ़ते ही हैं लेकिन रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो रिवीजन करने के लिए आप बस वीडियो को चालू करिए और अपने हेडफोन कान में लगा के आराम से कहीं भी आप सफ़र भी करते हैं तब भी आप सुन सकते हैं। एक तरीके से आप समझ लीजिए ऑडियो। ठीक है, हमारी आवाज़ से आप सुन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। और हाँ, चैनल वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे वीडियो हम जो भी प्रोवाइड कराएं वो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, डेली एक वीडियो आपको प्रोवाइड मिलेगी, चैप्टर बाय चैप्टर पूरी बुक कंप्लीट हम कराएंगे। जब ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद ही हम दूसरी बुक नंबर 2 की लेवल की पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये किसका है? वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। अगला प्रश्न, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने को विस्मृति कहते हैं। अगला, सघन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सघन सिद्धांत जो है स्मृति से संबंधित है। उसके बाद में है हेडिंग कल्पना। ठीक है, तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। ठीक है, ये किसका है? मैकडूगल का कथन है। कल्पना क्या है? कि चिंतन करना ही कल्पना है। अगला, मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सर्व प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। ये किसका है? डम्बिल का। अगला, कल्पना की परिभाषा, जब मनुष्य भूतकाल एवं भविष्यकाल के बारे में वर्तमान समय में जो कुछ सोचता है वही कल्पना है। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। चलिए अगला देखते हैं। ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी और ये ऑडियो के रूप में है। बिल्कुल आराम से आप इसको हेडफोन लगा के आराम से सुन सकते हैं और कहीं भी सफ़र करेंगे फिर भी आप कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि बुक पढ़ेंगे बस रिवीजन इस वीडियो से आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं कल्पना के प्रकार। तो कल्पना का वर्गीकरण विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार किया है। दो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल और ड्रेवर का वर्गीकरण क्रमशः नीचे तालिका में दिया जा रहा है। ठीक है, ये है मैकडूगल का वर्गीकरण यानी कल्पना। तो इसमें पुनरुत्पादक कल्पना होगी, उसका उत्पादक कल्पना। ठीक है, उत्पादक कल्पना में रचनात्मक और सृजनात्मक। ठीक है, अगले पहले हेडिंग देखते हैं, रिप्रोडक्टिव। ठीक है, इस कल्पना में स्मृति द्वारा गत अनुभवों की प्रतिमाओं को ठीक है ज्यों का त्यों चेतना में लाने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे
बालक जब किसी सुनी हुई पुरानी कहानी को यथासंभव कल्पना के सहारे उसी रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है तो उसे पुनरुत्पादक कल्पना कहते हैं। अगला, उत्पादक कल्पना। इस प्रकार की कल्पना में ज्ञात अनुभवों और प्रतिमाओं को एक नवीन क्रम में या नवीन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इस कल्पना के दो उपयोग हैं। नंबर 1 रचनात्मक कल्पना, नंबर 2 सृजनात्मक कल्पना। अब देखते हैं ड्रेवर का वर्गीकरण। तो कल्पना दी है, इन्होंने भी दो दिए हैं, पुनरुत्पादक कल्पना और उत्पादक कल्पना। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव और ये प्रोडक्टिव। ठीक है, इसमें है उत्पादक कल्पना, ये प्रोडक्टिव में आदनात्मक या ग्रहणात्मक कल्पना। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिसिपिट। ठीक है, सृजनात्मक कल्पना क्रिएटिव, इसमें क्रिएटिव में कार्य साधक कल्पना और रचनात्मक कल्पना। कार्य साधक कल्पना में है विचारात्मक या सैद्धांतिक कल्पना और इसमें व्यवहारिक कल्पना। और रचनात्मक कल्पना में है कलात्मक कल्पना और मन तरंगणी कल्पना। ठीक है, अगला इधर देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें हेडिंग बाय हेडिंग। आदनात्मक कल्पना। ठीक है, इस प्रकार की कल्पना को अनुकरणात्मक कल्पना भी कहते हैं। इस कल्पना के द्वारा व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु को समझने का प्रयत्न करता है जिसे उसने प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं देखा या जाना है। इससे व्यक्ति दूसरे के कहने या बताने में उस विषय की कल्पना करने लगता है। शिक्षा में इसी प्रकार की कल्पना का उपयोग होता है। इसमें कल्पना की सामग्री बाहर से ग्रहण की जाती है। जब शिक्षक इतिहास, भूगोल आदि विषयों को पढ़ाता है। ठीक है, पढ़ाता है और मानचित्र आदि दिखाकर समझाता है, तब बालक की कल्पना ग्रहण होती है। इसी प्रकार की कहानी और उपन्यास आदि में विचार दूसरों के होते हैं और हम उसी आधार पर नई बातों की कल्पना कर लेते हैं। यह निम्न कोटि की कल्पना होती है। अगला हेडिंग है सृजनात्मक कल्पना। यह उच्च स्तर की कल्पना है। इसमें अतीत अनुभवों के आधार पर व्यक्ति मन में एक काल्पनिक परिस्थिति बनाता है और पूर्व प्राप्त सामग्री की प्रतिमा को नवीन क्रम व्यवस्थित करता है। यह भविष्योन्मुखी होती है। इसे दो प्रकार हैं। इसके जो हैं वो कितने, दो प्रकार। नंबर 1 कार्य साधक या प्रयोगात्मक कल्पना, नंबर 2 रचनात्मक कल्पना। ठीक है, ये दो प्रकार हो गए। अगला नंबर 1 है कार्य साधक कल्पना। ठीक है, सॉरी, कार्य साधक कल्पना। आज रेल तार, टेलीफोन, वायुयान, आकाशवाणी, दूरदर्शन यंत्र आदि कार्य साधक कल्पना का ही परिणाम है। ठीक है, इस प्रकार की कल्पना विचारक, अन्वेषक या वैज्ञानिक होती है। ठीक है, नंबर 2 है रसात्मक या सौंदर्यात्मक कल्पना। यह कल्पना सौंदर्य, लिप्सा या भावनाओं की संतुष्ट करती है। ये कल्पना सौंदर्य की सृष्टि और प्रशंसा में लीन रहती है। इसमें मस्तिष्क कल्पना के लिए स्वतंत्र रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का बाह्य यंत्र नहीं होता। रचनात्मक कल्पना के दो उपभाग हैं इसके। नंबर 1 आ है कलात्मक कल्पना और बा है मंत्रंगी कल्पना। कलात्मक कल्पना, ठीक है, इसके द्वारा कला संबंधी कार्यों का सृजन होता है। ये मानव के लिए लाभप्रद होती है। नाटक, कहानी, उपन्यास और चित्र आदि में यही कल्पना पाई जाती है। इसमें कवि, लेखक एवं चित्रकार को अपने चिंतन पर नियंत्रण करना पड़ता है। ठीक है, उसे स्वाभाविक और संबंधता आदि नियमों के ध्यान में रखकर रचना करनी पड़ती है। वह सत्य, शिवम, सुंदरम के आदर्शों का निर्माण करती है। चलिए
अगला देखते हैं पेज नंबर, ये आ गई हमारी मंत्रंगणी कल्पना। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इस प्रकार की कल्पना में किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, यह कल्पना ना व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है और ना ही समाज के लिए। इसमें मन कल्पना के पंख लगाकर उड़ने लगता है। इस प्रकार की कल्पना को हवाई किले बनाना, ख्याली पुलाव पकाना आदि नाम दिए जाते हैं। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे कि खाली पुलाव पकाना और हवाई किले बनाने। ठीक है, कल्पना और शिक्षा, बालक की शिक्षा में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्पना के विकास के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला है ज्ञानेंद्रिय को प्रशिक्षित करना। नंबर 2 भाषा विकास पर ध्यान देना। नंबर 3 काल्पनिक खेल एवं क्रियाओं के लिए अवसंवेदन। नंबर 4 कहानी सुनाना। नंबर 5 रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। नंबर 6 अभिनय करना। ठीक है, अगली हेडिंग, शिक्षा में कल्पना की उपयोगिता। शैक्षिक दृष्टि से कल्पना का महत्व उपयोगिता निम्नलिखित है। नंबर 1 ज्ञान अर्जन में सहायक। नंबर 2 नवीन आविष्कारों में उपयोगी। नंबर 3 इच्छाओं की संतुष्टि का साधन। नंबर 4 समायोजन में सहायक। नंबर 5 सौंदर्य बोधक का विकास। नंबर 6 भावी जीवन की तैयारी में सहायक। ठीक है, तैयार लिखा, तैयार में सहायक। नंबर 7 स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगिता। ठीक है, पॉइंट है, दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। यह कथन मैकडूगल साहब का है। अगला, इंजीनियर किसी पुल निर्माण करने की कल्पना पहले से करके एक रूपरेखा तैयार करता है। उसकी कल्पना किस प्रकार की है? यह है रचनात्मक कल्पना। ठीक है, अगले पॉइंट देख लेते हैं। वैज्ञानिक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सिद्धांत जिस कल्पना पर आधारित है वह कल्पना सैद्धांतिक कल्पना है। कभी कविता की रचना किस कल्पना के आधार पर करता है? सृजनात्मक कल्पना पर। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है इसमें। अगला, शिक्षक किस कल्पना के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है? तो ये पुनरुत्पादनात्मक कल्पना। ठीक है, हम लोग दिव्या स्वप्न में कल्पना करता है कि मुझे लॉटरी में 1 लाख रुपए मिल गए हैं। किस प्रकार की कल्पना होती है? मन तरंगणी कल्पना, तरंगी। ठीक है, सृजनात्मक कल्पना के 2 प्रकार हैं, कार्य साधक कल्पना और रचनात्मक कल्पना। आगे पहले भी बताए हैं। अगले इसमें है हेडिंग रुचि तथा ध्यान। इस पे प्रश्न है, तो ध्यान और रुचि का संबंध बताइए। ध्यान को केंद्रित करने के लिए रुचि आवश्यक होती है। व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिनमें उसकी रुचि होती है। जिन वस्तुओं के प्रति व्यक्ति की रुचि नहीं होती उनकी ओर वह ध्यान नहीं देता है। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है कि जिसमें हम लोगों की रुचि होती है वही काम हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है, और जिसमें रुचि नहीं होती वो काम मुझे अच्छा, कहने मतलब हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कुछ काम ऐसे भी हैं जिनको में रुचि नहीं है फिर भी करना पड़ता है। समझ रहे हो ना? चलिए अगला, ध्यान से आप क्या समझते हैं? ध्यान मन की वह क्रिया है जिसमें मनुष्य अपने मन को अधिक पदार्थों से हटाकर एक ही पदार्थ पर केंद्रित करता है। तो ध्यान योगा भी करते हैं, तो योग में कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिनमें हम ध्यान योग में चले जाते हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि सारी वस्तुओं से इधर उधर से ध्यान हटाकर एक वस्तु पर केंद्रित ध्यान कर सकें। ठीक है, अगला, ध्यान के प्रकार लिखिए। तो ध्यान मुख्यतः 2 प्रकार का हो, ऐच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान। ठीक है, रुचि के प्रकार लिखिए। तो रुचि 2 प्रकार की होती है, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। ये था आज का हमारा चैप्टर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिएगा। और आपको ये वीडियो डेली 1 वीडियो प्रोवाइड होगी। और ये पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे, दूसरा चैप्टर। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।